जय हिंद दोस्तों, मैं गगनदीप आप सभी का स्वागत करता हूं प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल पर। और अगर आप एनसीसी ए बी या सी सर्टिफिकेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम एनसीसी का पेपर सोल्व कर रहे हैं जो हाल ही में हुआ है और आप ही के द्वारा मुझे व्हाट्सएप के ऊपर भेजा गया है। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में हर बार पूछे जाते हैं। और आप भी देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से एज इट इज़ आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। इस वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 ये है कि नेतृत्व के कोई 6 गुण लिखें, और क्वेश्चन पूछ रखा है ये 12 मार्क्स का। ठीक है, तो आपको कम से कम नेतृत्व के 10 गुण याद होने चाहिए, यानी कि लीडरशिप क्वालिटीज कौन सी होती है, राइट एनी 6 लीडरशिप ट्रेट्स इंग्लिश के अंदर इसे कहते हैं। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको हर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से आपको पता होना चाहिए। तो पहली बात, नेता जो होता है वो ईमानदार होना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन 12 मार्क्स के अंदर आया तो आपको सिंपली ऐसे ही नहीं लिख के आना जैसे ये लिखा गया, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, क्योंकि 12 मार्क्स जब वो देगा, जो भी हमारा एग्जामिनर होगा, तो उसको वो कंटेंट मिलना चाहिए। तो नेता जो है वो ईमानदार होना चाहिए, नेता वफादार होना चाहिए, उसमें साहस होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी सिचुएशन आती हैं लीडर के लिए जब उसको साहस दिखाना होता है अपना, उसमें साहस होना चाहिए। निर्णय लेने वाला होना चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, क्योंकि कोई भी अगर लीडर है तो डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो एक इंपॉर्टेंट क्वालिटी होती है। और लीडर का सबसे इंपॉर्टेंट काम ही डिसीजन लेना होता है। जरूरी नहीं है कि हर बार डिसीजन उसका ठीक हो, लेकिन डिसीजन लेना जरूरी होता है। न्याय करने वाला होना चाहिए हमेशा, सहनशीलता उसके अंदर होनी चाहिए। ज्ञान से यहाँ पे क्या मतलब है कि उसके पास अपने फील्ड की प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए, और साथ में जो सामान्य जानकारी है वो होना भी उसके पास बहुत ज़्यादा जरूरी है। लचीलापन यानी कि फ्लेक्सिबिलिटी, आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, जब भी वो कोई कार्य करे अपने गोल को अचीव करने के लिए तो उसमें आत्मविश्वास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। मेल मिलाप मतलब वो अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ, अपने जूनियर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, सभी के साथ मिलजुल कर रहे, क्योंकि जो ऐसा व्यक्ति होता है वो सभी को अच्छा लगता है, और तभी जूनियर्स भी उसकी बातों को मानेंगे और सीनियर्स भी उसका सम्मान करेंगे। निष्पक्षता होनी चाहिए, वो किसी को पक्ष को लेने वाला नहीं होना चाहिए, वो हमेशा न्याय का साथ देने वाला होना चाहिए। अपना उदाहरण पेश करने वाला, इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि लीडर सिर्फ कह के काम ना करवाए, किसी को धमका के या मारपीट के काम ना करवाए, बल्कि वो काम खुद करे, जिससे उसके जूनियर्स को, उसके साथियों को इंस्पिरेशन मिले और वो भी उस काम को करें। दृढ़ संकल्प होना चाहिए उसका, यानी कि फर्म संकल्प होना चाहिए। पहल करने वाला, पहल का मतलब होता है इनिशिएटिव करने वाला, कि कोई भी काम करना है तो यस पहले हम करेंगे इसे। और निपुणता होनी चाहिए, दक्षता होनी चाहिए। तो ये क्या होती हैं? लीडरशिप की क्वालिटीज होती हैं जो आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड, जिसे हम हिंदी में आपदा प्रबंधन कहते हैं, ये जो टोटल सब्जेक्ट है ये 15 मार्क्स का पूछा गया था आपके एग्जाम में। और यहाँ पे सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि नहीं 5 मानवकृत आपदाओं के नाम लिखो, ये क्वेश्चन यहाँ पे टोटल 5 मार्क्स का पूछा गया। इसमें हमको मानवकृत आपदाएं लिखनी है। अब इस क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं। वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि मेरे पास बहुत सारी डायरेक्टरेट से कैडेट के व्हाट्सएप पे मैसेज आए, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कि उनका जो एग्ज़ाम है इस बार ऑप्शन टाइप होगा या फिर ऑप्शन टाइप होने वाला है। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जिनका भी एग्ज़ाम ऑप्शन टाइप होने वाला है या फिर आपका एग्ज़ाम नॉर्मल भी हो रहा है तो भी, तो टेलीग्राम के ऊपर एक चैनल बनाया है हमने। टेलीग्राम के ऊपर आप जाएंगे, टेलीग्राम के ऊपर प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी आपको सर्च करना है, जो अपने यूट्यूब चैनल का भी नाम है। और वहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? एक टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, और उसके ऊपर आपको डेली के डेली यानी कि रेगुलरली एनसीसी के क्विज मिलेंगे। एनसीसी के वे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन टाइप, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। आपको उनमें से बहुत सारे क्वेश्चन, सारे के सारे क्वेश्चन आपको उसी में से मिल जाएंगे, क्योंकि पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चन वहाँ पे कराए जा चुके हैं और रेगुलरली आपको क्विज मिलते रहते हैं। तो आप प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक भी उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि मानवकृत आपदाएं। तो देखो, सबसे पहले तो आपदा जो होती है ना, वो पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार की होती है। तो आपदा होती है 2 प्रकार की, एक तो प्राकृतिक होती है, ठीक है, और दूसरी होती है मानवकृत।
ये बात आपको समझ में आ गई। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण दो या फिर मानवकृत आपदाओं के उदाहरण दो। तो प्राकृतिक के पूछे जाते तो बात अलग थी, यहाँ पे पूछा गया मानवकृत के। तो मानवकृत क्या होगा भाई? अग्निकांड दुर्घटनाएं, कोई व्यक्ति जानबूझ के अगर आग लगा दे तो वो मानवकृत होगी। बम विस्फोट प्रकृति से तो होता नहीं है, तो इसका मतलब वो मानवकृत होगी। आतंकवादी घटनाएं मानवकृत आपदाएं होती है। बांध का टूटना, अब बांध का टूटना एक तरीके से मानवकृत कैसे है? क्योंकि बांध मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। अगर नॉर्मली बाढ़ आती है ज्यादा बारिश की होने की वजह से तो वो प्रकृति के कारण हुआ, लेकिन अगर बांध बनाया गया और वो बांध कच्चा है, टूट गया है, तो ये मानवकृत हो गया। युद्ध लड़े जाते हैं, ये एक आपदा होती है, तो ये क्या हो गया? मानवकृत हो गए। बिजली की कोई दुर्घटना हो गई है, सड़क कोई दुर्घटना हो गई है, हवाई दुर्घटना हो गई है, रेल दुर्घटना हो गई है, या फिर अकाल पड़ गया। अकाल यहाँ पे मानवकृत नहीं होता, अकाल यहाँ पे क्या होता है? प्राकृतिक होता है। तो अकाल को आप रहने देना। बाकी सारी की सारी जिस जोन सी इसमें आपदाएं दी गई हैं वो कौन सी आपदाएं होती है भाई? मानवकृत आपदाएं होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमको करने हैं सही मिलान। सही मिलान से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको इसका पता होना चाहिए। पहली बात इन्होंने लिख रखा है भाई हवा से संबंधित। तो हवा से संबंधित आपदा कौन सी होती है? चक्रवात। चक्रवात जिसमें साइक्लोन आते हैं, ठीक है, इस तरीके से करके हवा का जो भंवर बन जाता है उसे हम चक्रवात कहते हैं। पृथ्वी से संबंधित कौन सी आपदा है? तो पृथ्वी से संबंधित जो हमारे यहाँ पे आपदा है वो आपको देखनी है सुनामी। अब आप कहोगे कि सुनामी पृथ्वी से संबंधित कैसे हो गई? वैसे ये समुद्र से रिलेटेड होती है, जल से रिलेटेड आपदा होती है, लेकिन क्या होता है कि समुद्र तल में जो पृथ्वी है वहां पर जब भूकंप आता है तो उसके कारण लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं और वहां पे क्या आ जाती है? सुनामी आ जाती है। आग, आग का क्या यहाँ पे किससे रिलेशन हम कर सकते हैं? आग का रिलेशन हम कर सकते हैं कोयले से और तेल से। तो कोयले और तेल से तो आग लग जाती है। अचानक आई बाढ़, अगर बाढ़ अचानक से आ जाती है तो उसका रिलेशन हम किस चीज से करेंगे? तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक आपदा बोलते हैं। जब बाढ़ अचानक से आ जाती है तो वो प्राकृतिक आपदा होगी। और यहाँ पे एनसीसी द्वारा आपदा प्रबंधन होती है तो उसे हम वर्निंग ग्रुप से कनेक्ट करते हैं। तो ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे सही मिलान हो गए हैं। आई होप ये आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी और आपको चीजें आसानी से समझ में आ रही होंगी। आपको ये वीडियो अच्छे से देखनी है, पूरी की पूरी देखनी है, और अपने एनसीसी के दोस्तों के साथ शेयर जरूर करनी है ताकि वे भी एग्जाम के अंदर अच्छे से स्कोर कर पाए। इस बात को बिल्कुल ना भूलना, व्हाट्सएप के ऊपर इस वीडियो को जरूर शेयर करना है जो भी आपके दोस्त एनसीसी का ए, बी या सी सर्टिफिकेट का एग्जाम देने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 32 है, इसमें क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से सही और गलत का चुनाव करें। यानी हमको ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि इनमें से कौन सा ठीक है और कौन सा गलत है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि पदार्थ और आग के बीच विकिरण यानी कि जो रेडिएशन होती है वो पानी के पर्दे से नियंत्रित किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, पानी के थ्रू रेडिएशन को रोका जा सकता है एक बार के लिए। दूसरा यहाँ पे क्या है, यदि आप रेलगाड़ी से सफर कर रहे हैं और दुश्मन का हवाई हमला होने पर बत्तियां बुझाकर गाड़ी की बोगी से बाहर आ जाएं, तो गाड़ी की बोगी से बाहर क्या आ जाए? हवाई हमला हो गया है तो फिर बाहर क्यों आएंगे हम? ठीक है, तो ये थोड़ा सा नुकसानदायक हो जाएगा, तो ये यहाँ पे गलत है भाई। बाढ़ की चेतावनी मिलने पर सभी बिजली के उपकरणों को डिस्कनेक्ट कर देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो वाटर होता है, पानी होता है, वो कंडक्टर होता है। कंडक्टर यानी कि उससे बिजली पास हो सकती है, और अगर लाइट चल रही है और पानी आ गया तो करंट यानी कि करंट जो बिजली है वो लगने का खतरा रहता है। तो इसीलिए जब भी बाढ़ की चेतावनी मिले तो जितने भी बिजली के उपकरण हैं वो हमको बंद कर देने चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है भाई। भारत में बाढ़ की भविष्यवाणी करने वाली नोडल एजेंसी केंद्रीय जल आयोग है, ये सही है बिल्कुल। और आमतौर पर आग 3 प्रकार की होती है, ये गलत है भाई। आमतौर पर आग 3 प्रकार की नहीं होती है, तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या है ये देख लेते हैं भाई हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, ये रहा। अब यहाँ पे हम कर रहे हैं भाई ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। देखो भाई, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हम यहाँ पे कर रहे हैं, ये सारे के सारे आपको क्विज फॉर्म में टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी मिल जाएंगे। अब मैं एक आपको इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, आपके एग्जाम में एमसीक्यू आते हैं अब जो आने लगे हैं, इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं, सही गलत आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं आपके एग्जाम में, फिल इन दी ब्लैंक्स आते हैं यानी कि खालिस्तान आते हैं, और इसके अलावा क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती है आपके एग्जाम में। एसएलआर की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एलएमजी की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, एनजीओ की फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म पूछी जाती हैं। और इंपॉर्टेंट डे जैसे कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, आर्मी डे कब मनाया जाता है, नेवी डे कब मनाया जाता है, कारगिल दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। अब जब भी हमारा एग्जाम आता है तो हमारे साथ दिक्कत क्या होती है कि हमको एग्जाम में लेनी है ए ग्रेड।
हमारे पास टाइम होता है कम। पूरी की पूरी अगर हम एनसीसी हैंडबुक पढ़े तो उसके लिए लगता है बहुत ज़्यादा टाइम। और एनसीसी हैंडबुक के अंदर ऐसा बहुत सारा मटेरियल होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए हमको जब लगता है कि हमारे पास एक ऐसे नोट्स हों जिनमें सिर्फ वही क्वेश्चन हो जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसी के लिए हमने तैयार किया एनसीसी नोट्स इन हिंदी के नाम से एक पीडीएफ तैयार किया है, जिसमें ये सारी की सारी चीज़ें जो मैंने आपको अभी अभी बताई हैं, ये सारी की सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल है। और इसके साथ में प्रीवियस ईयर के सोल्ड पेपर भी उसके अंदर डाले गए हैं, और वह सारी की सारी पीडीएफ हिंदी में है। तो अगर आप ये पीडीएफ खरीदना चाहते हैं और अपनी तैयारी को और बेहतर करना चाहते हैं, यानी कि आप सिर्फ उसको पढ़ें और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएं, तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाएंगे तो वहां पे आपको व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पीडीएफ को खरीद सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 45 देखो, अब मजा आएगा क्योंकि ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है। रक्त समूह है, इनमें से रक्त समूह कौन सा है? देखो ए डी नाम का कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो यानी कि सी ऑप्शन हमारा कट गया। ए बी सी नाम का कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं होता, तो सी वाला ऑप्शन भी कट गया। मैंने बताया डी नाम का कोई नहीं होता, तो ये बी वाला ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक ए ब्लड ग्रुप होता है, बी होता है, ए बी होता है और ओ होता है। ये 4 ब्लड ग्रुप होते हैं भाई टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वीडियो में मैं करा भी चुका हूं कि दहेज प्रथा के विरुद्ध अधिनियम कब बनाया गया। तो दहेज प्रथा के विरुद्ध जो अधिनियम बनाया गया वो 1961 में बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको यह बात ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट है, नशाखोरी जागरूकता क्रियाकलाप है, क्रियाकलाप है। कैसा क्रियाकलाप है? देखो ये साहसिक नहीं हो सकता भाई, ये है सामाजिक सेवा क्रियाकलाप। साहसिक के अंदर क्या आएंगे? माउंटेनरिंग कर रहे हैं, मतलब पर्वतारोहण, पैरास्लिडिंग है, पैरा जंपिंग है, पैराग्लाइडिंग है, ये सारे के सारे साहसिक में आते हैं। लेकिन नशाखोरी जागरूकता, एड्स के प्रति जागरूकता कर रहे हैं हम, लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक कर रहे हैं, तो ये सामाजिक सेवा के अंडर आते हैं भाई। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि एनजीओ से आप क्या समझते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म पूछी जाती है, तो यहाँ पे एनजीओ की फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, और एनजीओ की फुल फॉर्म होती है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन होती है हमारी, एनजीओ की फुल फॉर्म होती है, ये आपको ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, एनसीसी कैडेट द्वारा सामाजिक सेवा के अंतर्गत स्वस्थ और पारिवारिक सुरक्षा हेतु किस क्षेत्र में कार्य किए जाते हैं? तो सामाजिक सेवा के अंतर्गत आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एनसीसी कैडेटों द्वारा कौन कौन सी सामाजिक सेवा की जाती है। तो एड्स और फैमिली प्लानिंग के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। लियोप्रेसी यानी कि कुष्ठ रोग जिसे हम कहते हैं, जिसे हम कोड बोल देते हैं, उसके बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। कैंसर के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है। इसका मतलब ऑल ऑफ देम, यानी कि उपरोक्त सभी, इसका हमारा क्या हो गया भाई? करेक्ट आंसर हो गया भाई। बात समझ में आ रही है? अब मैं आपको एक बताता हूँ ट्रिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और आपको ना ध्यान से सुननी है, और उसके बारे में कुछ फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। देखो भाई, एक ये फैक्ट होता है जब भी ऑप्शन टाइप क्वेश्चन हो उसके लिए, एमसीक्यू के अगर आपके मतलब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो उसके लिए मैं आपको फैक्ट बताता हूं कि अगर ऑप्शन के अंदर ऑल ऑफ दी अबो का आंसर दिया है, ऑल ऑफ दी अबो का ऑप्शन दिया है, जो भी ऑप्शन दिया है उनमें से, तो ऑल ऑफ दी अबो आंसर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपको करेक्ट आंसर नहीं पता तो आप ऑल ऑफ दी अबो यानी कि उपरोक्त सभी, इनमें से सभी, इस आंसर को अगर टिक करते हैं तो आपके क्वेश्चन ठीक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और अगर कोई ऐसा दे रखा है कि इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऐसा अगर कोई ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो वो कभी भी ना लगाएं, क्योंकि इसके ठीक होने की प्रोबेबिलिटी होती है बहुत कम। तो ये एक तरह की ट्रिक है जो आपको अपनानी है जब आप एग्जाम देने जाते हैं। अगर आपको आंसर नहीं आता है तो, अगर आपको आंसर ठीक पता है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर नहीं आता है तो ऑल ऑफ दी अबो का ऑप्शन दिया है तो इसको टिक करें, और नन ऑफ दी अबो वाले को कभी भी टिक ना करें, क्योंकि उसके चांसेस होते हैं बहुत कम। बात समझ में आ गई? अब क्वेश्चन यहाँ पे है कि कैंसर इज कॉज्ड बाय, भाई कैंसर होने के क्या क्या कारण है? गुटखे के कारण होता है, बिल्कुल होता है, तंबाकू से कैंसर होता है, सिगरेट में भी तंबाकू होता है, और एनवायरमेंट पोल्यूशन से भी होता है। तो यानी कि ऑल ऑफ देम, इनमें से सभी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको ये बात ध्यान रखनी है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड। क्या क्वेश्चन है यहाँ पे हेल्थ एंड हाइजीन से रिलेटेड? कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 206 हड्डियां होती हैं मनुष्य के शरीर में। आपको बात ध्यान रखनी है। और प्लेग नामक जो बीमारी होती है वो किसके कारण होती है? तो वो चूहे के या पिस्सू के कारण होती है। चूहा पिस्सू क्या होता है यहाँ पे? चूहे के काटने से चूहे के ऊपर जो पिस्सू होते हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, और वो हमारे लिए किसका कारण बनते हैं?
प्लेग का कारण बनते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि मच्छर के काटने से कौन कौन से रोग होते हैं, विटामिन बी की कमी से काटने से कौन सा रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये आपको बताने हैं भाई कमेंट बॉक्स में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की और वीडियो के लिए जुड़े रहिए प्राउड ग्रुप ऑफ एनसीसी यूट्यूब चैनल के साथ। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको बतानी है कि इसी पेपर की ऑलरेडी मैं 3 से 4 वीडियो बना चुका हूं जिसमें इसी पेपर को सोल्व कराया जा रहा है, क्योंकि अगर एक ही वीडियो में मैं सोल्व कराता तो ये वीडियो बहुत ही लंबी हो जाती। तो ये पार्ट्स में बनाई गई है, और बाकी अगर वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, नहीं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको लिंक मिलते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।